आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूँ अली आदिल अमान और ये आपका अपना चैनल अदबी कोलाज। दोस्तों, आज बहुत अरसे बाद हम आपके सामने पेश हुए हैं। इस वबा ने हमारी ज़िंदगी गुजारने के कुछ ज़ाविये जो हैं और कुछ धारे वो तब्दील कर दिए हैं। तो इस वबा के दिनों में एक किताब पढ़ने का जो ट्रेंड है, ये आम कारी और आम लोगों में जो है वो दोबारा रिवाइव हुआ है और इसका बेड़ा कुछ अच्छे पब्लिशर्स ने भी उठाया है। वहीं पर कुछ ऐसे अच्छे अदीब भी खुशकिस्मती से हमारे मुल्क में मौजूद हैं अब भी, कि जिनकी किताब इंसान पढ़ना शुरू करे तो इंसान वक्त की जो है वो कैद से मावरा हो जाता है। ऐसे ही एक अदीब आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका काम उनका तारुफ है और उन्होंने अदब की हर सिंफ में लिखा है। उन्होंने नावल लिखे, अफसाने लिखे, इसके अलावा उन्होंने ब्लॉग्स लिखे। उसके अलावा बहुत अच्छे शायर भी हैं, उनकी शायरी भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर नातिक साहब और मेरे साथ को होस्ट हैं मोहम्मद अली अहमर साहब। ये अदब के बहुत अच्छे कारी हैं, ऑब्ज़र्वर हैं। ये हमारे साथ जो है हम दोनों मिलके आज अली अकबर नातिक साहब का इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, हम अली अकबर नातिक साहब से शुरू करते हैं। नातिक साहब, हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, आपने कैसे अदब लिखना पढ़ना शुरू किया। ये सवालात बहुत अरसे से आपसे हो रहे हैं और आपने उनके बड़े सैर हासिल उस पर गुफ्तगू भी की और जवाबात भी दिए हैं। लेकिन हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि एक आम कारी को कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए, हमारी नई नस्ल को जो अदब पढ़ना चाहते हैं कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए और क्यों पढ़ना शुरू करना चाहिए। और मज़ीद ये कि आप किन राइटर्स से इंस्पायर हुए थे, किन शुअरा से, किन लिखारियों से आप इंस्पायर हुए। बहुत शुक्रिया अली आदिल और अली अहमर, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और यहाँ पे बातचीत अदब पे गुफ्तगू हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी जावेद मलिक साहब हैं, उनकी एक किताब आई है तालीम और एजुकेशन निज़ाम पर, तो उनसे बात हो रही थी। वो मुझे देखा, मैंने पढ़ी और अभी उनसे कुछ गुफ्तगू हो रही थी। जैसा आपने कहा कि कैसे शौक़ पैदा होता है, तो अव्वल तो ये है कि हमारे यहाँ पहले होता था कि जो हमारी स्कूल की किताबें थीं या स्कूल के साज़ा थे, जब नया नया अंग्रेज़ी दौर ख़त्म हुआ था और पाकिस्तान बना था, तो उस वक़्त अदब का एक लोगों के अंदर रुझान था। अदीब की एक इज़्ज़त थी, शायर की इज़्ज़त थी। अदब, चूँकि अदब की किताबों में उनके नाम थे, उन्हें लिटरेचर बच्चों को पढ़ाया जाता था। आपने देखा हो कि उर्दू की पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी किताबें जो हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे बड़े लोगों ने लिखी। तो उस वजह से अदब के मामले में बच्चों को पहली दूसरी क्लास से ही ये शऊर दिया जाता था कि कोई लिटरेचर है, कोई अदब है। तो लेकिन जैसे जैसे ये दौर गुज़रा और सरमायाकाराना निज़ाम ने और हमारे कुछ सियासी लोग जो बदकिस्मती से जोहला का एक पूरा एक तबका, एक ग्रोह मुसल्लत हो गया हम पर, वो ना खुद पढ़ते थे, ना उन्हें हमारे कोई एजुकेशन निज़ाम से कोई दिलचस्पी थी, तो ये काम ख़त्म हो गया। दूसरा ये काम हुआ कि हमारे यहाँ एक बदबख्ती ये हुई कि कुछ लोगों ने अदब के नाम पर एक लायानी सी जिसमें कोई चीज़ नहीं थी दानिश देना शुरू कर दी। एक ऐसा मा फ़ौक़ुल फ़ितरत फ़लसफ़ा और उसकी तरवीज शुरू कर दी। तो उससे ये हुआ कि हमारे लिखने वालों ने कहानी को छोड़ दिया। कई लोगों के पास तो कहानी थी ही नहीं, लेकिन कुछ ने वैसे ही कहानी को छोड़ दिया और वह एक आबहाम सा। उससे ये हुआ कि आम कारी जो था वो दूर हो गया। जब आम कारी दूर हुआ तो उसकी जगह पे हमारे तसव्वुफ़ के सोकाल जो दानिश्वर थे, जो ज़िया रजीम के साथ मिले हुए थे, उन्होंने एक ख़ास किस्म का मजहबी मिलावट और तसव्वुफ़ डाल डूल के, तो वो एक और तरह का लिटरेचर हमने उसी को लिटरेचर समझ लिया। तो हमारी नस्ल दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अव्वल तो वो कि जो अदब और लिटरेचर हमारे इब्तदाई तालीमी किताबों में ना होने की वजह से उससे दूर हो गए, वो न पढ़ सके, और वही हमारे आइंदा आने वाले स्कूलों में उन्हीं में से साज़ा मुकर्रर हुए। दूसरे अगर कोई लिटरेचर पढ़ने वाले थे भी तो वो हमारे ये ज़िया रजीम के तसव्वुफ़ लिखने वालों के खाते में चले गए। तो वहाँ से जो साज़ा आए
तो उन्होंने उसी को लिटरेचर समझा और वही हमारी नस्लों को दिया। इस सबब से हमारे यहाँ लिटरेचर ख़त्म हो गया। तो अब ज़रूरत इस वक्त की थी कि हमें किताब का बोलबाला करना चाहिए, लिटरेचर की तरफ आना चाहिए। उसमें आप भी गवाह हैं कि मैंने उसको बहुत जो हकीकी मानों में लिटरेचर था, मौलवी आज़ाद का था, पतरस बुखारी का था, फ़रतुल्लाह बेग का था, ये रतन नासिर शार थे और ये बहुत क्लासिक लिखने वाले थे। तो उनकी तरवीज की और उन्हें सामने लाने की कोशिश आपने भी इन्हीं से इंस्पायर होकर लिखा? मैंने ज़ाहिर है मैंने इन्हीं से इंस्पायर हुआ। फ़ारूकी साहब थे हमारे लिखने वाले, हिंदुस्तान के अभी बहुत सारे लिखने वाले हैं, यहाँ के भी लिखने वाले हैं, तो ये इंस्पायर हुआ मैं इन लोगों से। अच्छा नातिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल यूथ जो है ना, मतलब कि अगर हम उस लार्ज स्केल पे देखें नहीं पढ़ती, लेकिन ये है कि यूथ पढ़ने वाली मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से वो पॉपुलर फिक्शन की तरफ जो है ना ज़्यादा, मतलब कि उसकी तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। एक तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पॉपुलर फिक्शन और मयारी अदब में क्या फ़र्क है, और दूसरी बात ये है कि जो मौजूदा दौर में कोई अच्छे लिखने वाले, या मतलब कि किस तरीके से यूथ को इस तरफ लाया जा सकता है कि उनको बताया जा सकता है कि आप इस अदब को पढ़ें, जिससे आपको जो है ना आपकी अभी भी आपको भी फ़ायदा होगा और आपकी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होगा। तो इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, ये काम तो पहली बात तो ये है कि पॉपुलर फिक्शन है क्या। हमारे दौर में या जब मैं बच्चा था तो पॉपुलर फिक्शन समझा जाता था इब्न सफ़ी को या बाजीगर को या इन ये, और वो भी एक तरह से एक लिटरेचर था, उसमें अदब था, चाशनी थी, बहुत चीज़ें थी उसके अंदर। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पॉपुलर फिक्शन जिसको आप कह रहे हैं, मैं ये बानो कुसिया टाइप आ गए लोग, ये अशफाक अहमद आ गया, और उसके साथ रज़िया भट्ट और फिर निमरा उमैरा, मैं इनको भी कमो बेश उसी नस्ल से ही गिनता हूँ। और इनकी सरकारी सतह पे बहुत तरवीज हुई। डाइजेस्ट में लिखा जाने लगा था पहले, ये जो ख़वातीन लिखने वाली थी उनके ड्रामे भी चलते थे, तो वो वही ड्रामे और वो घरों में ख़वातीन जो थी वो देखती थी और उन्हीं की चीज़ें पढ़ती थी। तो ज़ाहिर है उनके बच्चे भी, ख़वातीन से हम बहुत, माओं से अपने बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं। तो हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद ख़वातीन की है, आबादी का निस्फ़ से ज़्यादा ख़वातीन पर। तो उन्होंने उस लिटरेचर को ही लिटरेचर समझ के उसमें शामिल कर दिया हमारे लिटरेचर। अब इससे दूर के, अब इससे कैसे छुटकारा तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी न किसी हद तक जो रियल लिटरेचर है वो मेरा ख़्याल है कि वो स्कूल की सतह से उसको मुतारफ़ कराया जाना चाहिए, वो ज़रूरत है उसकी। इसके अलावा हमारे पब्लिशिंग अदारे जो हैं, जैसे बहुत सारे पब्लिशिंग अदारे हैं, ये हम इन्होंने बहुत काम किया है, हमारे बुक कार्नर वालों ने, जेलम वालों ने, और संगे मील भी काम कर रहा है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे अदारे हैं जो काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने फ़िक्शन को देना शुरू किया है, वो कर रहे हैं काम। तो अब लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे इसाज़ा को, मेरा ये ख़्याल है कि इसाज़ा जो हैं उनका बाकायदा तौर पर, लिटरेरी तौर पर एक इंटरव्यू होना चाहिए स्कूल की सतह पे, जो बच्चों को प्राइमरी सतह पर और मिडिल की सतह पर जो पढ़ा रहे हैं, जब तक कि वो इंग्लिश और उर्दू लिटरेचर के, फ़िक्शन और शायरी के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, उनको स्कूल में जगह नहीं देनी चाहिए। वहीं से काम शुरू होगा। एक बच्चे को आप कर देंगे तो वो आगे निकलेगा। नातिक साहब, अदब आलिया क्या है? हम एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये जब कोई लिखता है और वो उसकी किताब ज़्यादा मशहूर हो जाती है और वो पढ़ना लोग शुरू कर देते हैं, तो फिर ये एलिगेशन लगता है कि जी ये अदब आलिया नहीं है। तो सबसे पहले तो ये एक थोड़े से अल्फाज में अगर हमें बता दें कि अदब आलिया क्या है, फिर अगर ये मैं आदिल साहब, इस बात को मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ मशहूर हो जाती है, अगर वो अदब आलिया नहीं है तो माज़रत के साथ आपका सारा अदब आलिया ख़त्म हो जाएगा, आपका गालिब ख़त्म हो जाएगा, आपका वारिशा ख़त्म हो जाएगा, आपके बहुत सारे शोरा तो टोटली क्लासिक चले जाएंगे ना। उसके अलावा आपका मंटो ख़त्म हो जाएगा, ग़ुलाम अब्बास ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये तो मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो शोहरत का ताल्लुक़ जो है वो ये बेवकूफ़ है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हासिद लोग इस तरह के बयानात जारी करते हैं कि जब वो एक अदीब या एक शायर
शोहरत हासिल करता है तो हो सकता है कि वो शोहरत जो है कुछ लोगों की डाइजेस्ट के तौर पर हो, यानी वो अदब आलिया ना लिख रहे हों तो उनकी शोहरत हो जाती है, होती भी है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी शोहरत उनके जेन्युइन काम के ज़रिए से होती है, तो उसको भी उसी खाते में डाल देना तो सरासर नाइंसाफ़ी। और ये नाइंसाफ़ी मैं आपको बताऊं कि ये हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्रोफेसरों की तरफ से आती है। अच्छा। वो चूँकि एक टाइम पास लोग होते हैं, वो अपने नोट्स और कॉलेज में लेक्चर दे के स्टूडेंट्स को, तो वो ये समझ लेते हैं कि चूँकि दुनिया की तमाम दानिश अब हमारे पास है तो हम ही फैसला करेंगे कि अदब आलिया क्या है। तो वहाँ से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदब आलिया मेरे ख़्याल में ज़िंदगी की जो रियल हकीकतें हैं उनका अदबी बयानिया जो जमालियात के साथ चल रहे और उसको पढ़ते हुए कारी लाशऊरी तौर पर उस ज़िंदगी पूरी को अपने अंदर एडजस्ट कर ले और उसको वो इंसान को महज़्ज़ब बनाने के काम आए, उसकी वो सेल्फिश ना बने, वो तहज़ीब एक उसको दे। तो यही अदब आलिया, और वो ज़िंदगी से रिलेट हो, वो कोई खारिज से आया हुआ फ़लसफ़ा ना हो, वो यहीं का फ़लसफ़ा हो, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हो। बाहर से अंडेली हुई दानिश को या दानिश नहीं होती। असल तो दानिश इंसान के अंदर से उसकी ज़िंदगी की हकीकतों से निकलती है, तजुर्बात से सीखता है, शादी और तजुर्बात से सीखता है। अच्छा नातिक साहब, अगर हम अहद हाज़र के अच्छे अदीबों की बात की जाए, जैसे अभी आपने पहले बात की कि हमें जो है ना बड़े ग्रास रूट लेवल से इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो बहुत सारे मतलब के लोग हैं, बल्कि जो यंग जनरेशन की मैं बात करूँगा, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन उनसे अक्सर जब सिटिंग्स होती हैं तो वो कहते हैं जी कि आप हमें बताएं, कि आप हमें गाइड करें कि हम क्या पढ़ें। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जो मौजूदा दौर है उसमें कौन अच्छे लिखने वाले हैं, और ख़ास तौर पे फ़िक्शन राइटर या शायर, क्योंकि बहुत सारे जो है ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो शायरी अपनी सी शायरी की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो है जुमलों में रब्त नहीं होता, उनकी जो है ना वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें वो लोग थोड़ा सा जो है ना हमें पीछे नज़र आते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा देखिए, मैं तो क्लासिक का तो मैं वो सबको पता है कि किन को पढ़ना चाहिए, क्लासिक क्या क्लासिक पढ़ना चाहिए, मैं बार बार इसको कह भी चुका हूँ कि किन क्लासिक्स को पढ़ना चाहिए। लेकिन हमें ज़रूरत है कि जो नौजवान लिखने वाले हैं, जो इस दौर के लिखने वाले हैं, उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनके अदब को देखना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में शायरी के हवाले से जहाँ तक मैं अपना समझ पाया हूँ या जो कुछ है, तो हमारे बहुत अच्छा लिखने वाले अभी मौजूद हैं। मतलब यहाँ अख्तर उस्मान साहब हैं, अदरीस बाबर हैं, शाब सफदर हैं, मंजर नकवी हैं, अभी हाल ही में किताब आई है अशफाक आमिर साहब की, वो हैं। और इसी तरह से लाहौर में बहुत सारे शायर हैं तो अदनान बशीर है, वो उनकी किताब तो नहीं आई लेकिन अच्छा शेर कहते हैं। तो ये इन नौजवानों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ तक फ़िक्शन का ताल्लुक़ है तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत ज़्यादा नाम आए हैं उसमें। ये हमारे पिछले दिनों ज़ैफ़ सैयद साहब हैं, उनका नावल भी आया, बल्कि 2 नावल आ चुके हैं, अफसाने भी आए हैं। अलावा जी लाहौर में आमिर फराज हैं, गज़नफ़र अपना मैं 2-3 दिन पहले ही उनका तबसरा लगाया है, गाफ़िर शहज़ाद हैं, वो हैं जावेद इरफ़ान जवेद साहब हैं। तो इसी तरह से और बहुत सारे लोग लिखा जा रहा है अच्छा अदब। तो नातिक साहब, ये इससे हट के अगर हम थोड़ी सी, क्योंकि माशरा जो है वो ज़ाहिर सी बात है, हम अदीब माशरे में रह रहा होता है और वो माशरे की ही ऑब्ज़र्वेशन से लिखता है, वहीं से जो है वो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को। तो आपका पसंदीदा जैसे कहते हैं तर्ज़ हुकूमत, या उसे हम ब्रॉडर सेंस में माशरे का इंतज़ामिया कहें, तो वो आप क्या कहते हैं कि जमहूरियत और ये इस चीज़ में? देखिए, ये तो सारे प्रोपोगंडे हैं, अपनी अपनी ताकत को हथियाने के प्रोपोगंडे हैं। कोई जमहूरियत के नाम से ताकत को हथियाला, क्योंकि जमहूरियत
जो जमहूरियत का दावा करता है वो बदकिस्मती से वो फ़ौज का वो जनरल नहीं बन सका, तो उसने कहा कि जमहूरियत ठीक है, ठीक है, यानी उसके पास वो डिक्टेटरशिप की वो उस तरीके से पावर नहीं आ सकती, तो उसने जमहूरियत का कर लिया अलम बुलंद। और जो जनरल बन गया उसने कहा कि नहीं नहीं, जमहूरी ये सियासतदान तो निरे करप्ट हैं और असल तर्ज हुकूमत तो हमारा है, ये आमरीत जो है ये एक बंदे की बादशाह जो है ये है। किसी ने अपना मजहबी एक्सप्लाइटेशन शुरू कर दी तो उसने निज़ाम खिलाफत को ले आया, और ये कोई सोशलिस्ट हैं वो उनका कोई हाथ नहीं पड़ता कहीं पे भी, तो उन्होंने अपना एक डंडा उठा लिया झंडा कि हम तो सोशलिस्ट हैं, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कैसे अपना। मेरे ख़्याल में निज़ाम हुकूमत इनफरादी तौर पे ही चल सकता है, और वो निज़ाम अदल है कि लोगों को मेरिट की बुनियाद पर लाया जाए, ना कि 100 बंदे एक पागल को कह दें कि भाई ये ठीक है तो आप उसी को बैठा दे दिया जाए। आप मेरिट रखें, चूँकि यहाँ पे जब जैसी यहाँ पे जमहूरियत हमारे यहाँ, तो इससे मेरिट का कत्ल होता है, और आमरीत तो है ही मेरिट का कत्ल, वो तो एक ही बेवकूफ़ फैसले देता है सारे, और वो जैसे देते हैं वो आपको अंदाज़ा ही है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का इस्तेहसाल होता है। तो मैं निज़ाम अदल जब तक ना चल सका वो इसके बगैर ये ठीक होने वाला नहीं है चीज़ें। अच्छा नातिक साहब, हम बहुत छोटे से एक बात मतलब सुनते आते हैं, अगर कोई एक मर्द तालीम याफ्ता होता है तो सिर्फ कौम का एक फ़र्द तालीम याफ्ता होता है, जबकि अगर एक कोई औरत या लड़की तालीम याफ्ता होती है तो पूरी नस्ल जो है तालीम याफ्ता होती है। तो मौजूदा दौर में या मौजूदा ज़माने में हमारी जो औरत है एक मतलब कि उसको अदब में और मुआशरे में किस तरीके से जो है ना उसका रोल होना चाहिए, और किस तरीके से आप जो है ना उसको किस तरीके से देखते हैं कि हमारी औरत को या हमारी जो मतलब यंग जनरेशन में जो लड़कियां हैं जिन्होंने आगे नस्लों की जो है आबियारी करनी है, उनको क्या जो है ना आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं उसके बारे में? देखिए, औरत हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा रोल है वो औरत का ही है नस्लों को तैयार करने का। पहली तो बात यह है कि बदकिस्मती से हमारी औरत 70% औरत जो है, ख़वातीन जो हैं वो पढ़ी लिखी ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, बच्चे को क्या करना है। अच्छा, वो कहती हैं कि मेरा बच्चा, बचपन से ही उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा बच्चा या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या ये फ़ौजी वाजी बन जाए, और या फिर उनका काम ये है कि CSS कर ले। तो वो वजह उसकी ये होती है कि हम स्टेटस को हाथ आ जाए, हमें किसी तरह से मुआशी तौर पर हम सिक्योर हो जाए। उससे क्या होता है कि बच्चे की अखलाकियात जो है वो टोटल इस बात पर मुनहसर हो जाती है कि किसी न किसी तरीके से लोगों की गर्दन पर पाँव रख के कुछ भी करके डाज करके आपने एक चीज़ को हासिल करना है, और फिर वो अपने तमाम उसका दायरा कार अपने निजी अपने इर्द गिर्द घूमने लग जाता है, वो पूरी सोसाइटी का इस्तेहसाल करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसका सबब टोटल ये कैसे दूर हो सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है इसको दूर करने के लिए कि हमारी औरत को अदब से, लिटरेचर से मुंसलिक कर दिया जाए, उसे उस पर लाजम कर दिया जाए कि वो लिटरेचर पढ़े। इस तरीके से होगा ये कि वो ख़ातून जो है वो मादी मामला से कहीं उठकर कोई फ़िक्री तौर पर सोचना शुरू करेगी। अभी उसकी फ़िक्र नहीं है, वो उसकी मुआशी मामलात में ही उसका सारा कुछ सर्फ होता है। तो लिहाजा फ़िक्री तौर पर हमारी औरत जो है वो बिल्कुल बांझ है, जिसे हम नज़रियाती या फ़िक्री एक लाया अमल कहते हैं। हमारी औरत के पास वो मुकम्मल तौर पर उससे वाकिफ़ नहीं है। तो सबसे पहले, और वो बिलाशुबा इस लिटरेचर से होगा। हाँ सही। नातिक साहब, आपकी नज़र में नाकिद जो है, जो नकाद है आपकी नज़र में, उसका अदब में क्या मकाम है, कितना वो ज़रूरी है? अभी हमने शमसुर रहमान फारूकी साहब की भी आपने बात की, तो नाकिदीन का किरदार आप जो है वो क्या देखते हैं अदब में, और क्या जो अच्छा लिटरेचर लिखने वाला होता है क्या वो ही अच्छा तनकीद निगार भी हो सकता है, या आदिल साहब खुद सिर्फ नकाद भी हो सकता है?
आदिल साहब, मैं आपको क्लियर कट मामले में बता दूं, जो बेहतरीन अदीब या बेहतरीन शायर नहीं है, जी। वो नक़ाद अगर है तो वो जाली है, आदमी है, वो मुकम्मल जाल साजी कर रहा है कौम के साथ भी अच्छा, और अपने साथ। सही। अब हमारे यहाँ नक्कादों का, और ये नक्काद याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो नक्काद हैं टोटल यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं। यानी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, एक दिन उसको ख्वाब आया कि वो नक्काद है, तो वो नक्काद है, वो बन गया। अब वो कहता है कि मैं ही फैसले करता हूँ, मैं ही समझता हूँ चीज़ों को। अच्छा, इनमें एक बीमारी और भी है, ये ख़ास तौर पर ये अदीबों के साथ एक ख़ास किस्म की दुश्मनी रखते हैं, चूँकि अपने लिए उनको एक समझते हैं कि वो इनके दुश्मन हैं, कि क्योंकि लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं और हमने उन पे तनकीद करी, और चूँकि उनके होते हुए, अदीबों और शायर और शोरा के होते हुए आवाम जो है इनको लिफ्ट नहीं कराती। लिहाजा ये ख़ास तरह से अपने स्टूडेंट के ज़रिए, कुछ अपनी बातों के ज़रिए, फिर या अपनी खामोशी के ज़रिए उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि एक अदीब, बड़ा अदीब आपकी सोसाइटी में एक क्लासरूम में चला जाए, बच्चे बिल्कुल नहीं उठेंगे, बिल्कुल उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। वो टीचर चला गया, अचानक वो बच्चे उठ के खड़े हो जाएंगे। यानी वो जो प्रोफेसर है वो जितनी उसकी इज़्ज़त करेंगे उतनी अदीब की उसके स्टूडेंट अदीब की नहीं करेंगे। और अगर कोई अदीब का और उस प्रोफेसर का आपस में क्लैश हो जाता है या उनके ताल्लुकात ख़राब, तो वो जो स्टूडेंट हैं वो फ़ौरन उसके साथ, टीचर के साथ में। वजह क्या है? वजह ये है कि उस टीचर ने उनको इंसिक्योर कर दिया है कि अच्छा बेटा, अगर तुम इस मामले में मेरा साथ नहीं दोगे तो आइंदा तुम पास होके देखो, तुम PhD करके देखो, तुम MPhil करके देखो, आना तो मेरे पास ही है। तो उससे एक तरह से इस माशरे के अंदर एक आप समझ लें कि टीचर, यही टीचर या यही प्रोफेसर बद अखलाकी और बददियानती भी फैलाने के मुर्तकब हो रहे हैं, और बजाय इसके कि ये अदब की खिदमत करते, ये अदब ही के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और इससे बड़ी बद तहजीबी या बददियानती क्या हो सकती है कि जिसका रिज़्क खा रहे हो, यानी ये लिटरेचर पढ़ा रहे हैं ना, उसी की तनख्वाहें खाते हैं, तो ये इनडायरेक्टली उसी के ख़िलाफ़ ही ये काम कर रहे हैं। ये चीज़ आतिफ साहब, अब अगर आपकी तसनीफ़ात की बात की जाए तो लोग अभी नौलखी कोठी जैसे नावल के शहर से ही बाहर नहीं निकले थे कि शाह मोहम्मद का टांगा और कायमदीन जैसे कल्चर में गुंदे हुए अफसाने मंजर आम पे आ गए। फिर लोग अभी इन अफसानों को पढ़ रहे थे, तो साथ ही कमारी वाला आ गया मार्केट में, और उसमें जो आपने माशरे का आईना जिस तरीके से पेश किया है वो एक अलग हैरतों का मजमूआ है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, शायरी लिखना, नावल लिखना, अफसाना निगारी, मतलब इस प्रोसेस के बारे में हमें हमारे नाजरीन को कुछ बताएं कि किस तरीके से आया ये लिखने में भी इतना ही सहल होता है, क्योंकि एक कारी जो है वो तो अगर अच्छा अदब पढ़ने वाला है तो वो तो एक हफ़्ते 10 दिन में आपका नावल बड़े मज़े लेकर पढ़ देता है। तो हमारे लिए ये बात एक काबिल हैरत होती है कि आप जो है वो इस तरह का शाहकार जो है, आया ये लिखना भी इतना ही सहल होता है, क्योंकि आजकल हमने देखा कि लोग एक महीने में 2 नावल भी लिख जाते हैं जनरली अगर हम बात करें। तो इस प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, एक सनूबर जो है, एक सनूबर का बड़ा दरख्त तैयार होने में कोई 1000 साल लेता है, और एक केले का दरख्त तैयार होने में 1 साल से भी कम अरसा लेता है। तो जो सनूबर और केले के दरख्त के दरमियान फ़र्क है, वो भी यही फ़र्क है। तो जो 1 महीने में या 1 साल में लिखा जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी भी आप देख लेंगे। और जिस पर मेहनत की जाती है, जिस पर ज़िंदगी खपाई जाती है, जिस पर पूरा मुशाहदा और मुताला खर्च होता है, वो एक और चीज़ होगी। ये तो हर चीज़ में ही ऐसे है, कुदरत ने दिखाया है कि जो जिस चीज़ पर जितनी मेहनत होगी वो उतनी ही बेहतर बनेगी। और उसके पीछे दिमाग कौन है, वो आदमी जो लिख रहा है, उसका पस मंज़र क्या है, उसकी तारीख़ी और नज़रियाती
असासे कहाँ हैं, वो किन लोगों में रहता है, वो कैसे उठता बैठता है, वो एक एक लफ्ज़ के अंदर वो शामिल होगा उस अदीब का चीज़ें। जी बहुत शुक्रिया नातिक साहब, आपने अपने कीमती वक्त से जो है वो हमारे लिए इतना वक्त निकाला। तो हमारे चैनल के लिए या आपके देखने वालों के लिए आप एक छोटा सा पैगाम दीजिए। बस वो किताब पढ़ें, और इस इंटरव्यू के बाद अगर उन्होंने 2-2 किताबें भी ख़रीद ली तो आप ये समझें कि मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस होगा और बड़ी एक इज़्ज़त का बायस होगा। दोस्तों ये थे अली अकबर नातिक। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अली आदिल अमान और मोहम्मद अली अहमद, और ये आपका चैनल अदबी कोलाज। बहुत शुक्रिया।